Hello student, welcome to the 20th and the last lecture of solution in colligative properties. My name is राम परमार और आज के लेक्चर में भी हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 18, आई रिपीट, लेक्चर नंबर 18 के एंड में मैंने आपको 3 पीडीएफ दिए थे, जिसमें से 2 क्लास वर्क के पीडीएफ थे और एक होमवर्क पीडीएफ था। क्लास वर्क का एक पीडीएफ दैट इज पार्ट 1 हमने लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस किया था और जो सेकंड पार्ट है दैट इज पार्ट 2 आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इस पीडीएफ के खत्म होने के बाद मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला सिखाए हैं वो सब आपको मैं बोर्ड पे लिख के दूंगा। आपको उसको एक व्हाइट चार्ट पेपर पे लिखना है और आपको उसको फोल्ड करके आपके नोटबुक में अटैच करना है। तो आपको जब भी फॉर्मूलाज रिवाइज करना होगा आप उसमें से रिवाइज कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेक्चर नंबर 19 पार्ट 2 क्लास वर्क। उसके लिए भी हमको यही फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, तो ये फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख के रखे हुए हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. The depression, the freezing point of 0.2 molar K2SO4. So सबसे पहले molality is given. Small m is 0.2 molar. Now they are asking for K2SO4. Now सबसे पहले बेटा K2SO4 बोला है, मतलब I का वैल्यू 1 तो नहीं होगा, तो इसमें वेंट ऑफ फैक्टर वाला पार्ट आएगा। n डैश का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन, तो आप इससे बेटा डायरेक्टली डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व निकाल सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखना दिया रहेगा वो ऑब्जर्व का ही होता है, क्योंकि ऑब्जर्व थ्योरेटिकल तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पे -1.1 डिग्री सेल्सियस दिया, बट मैंने आपको पहले भी सिखाया जो भी माइनस रहेगा उसको प्लस करके डायरेक्ट केल्विन लिख दो, क्योंकि चेंज तो हमेशा सेम ही होगा। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, आई का वैल्यू पूछा है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा का वैल्यू भी पूछ लिया है बेटा, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और हमको केएफ फॉर वाटर दिया हुआ है, केएफ का वैल्यू दिया है 1.86। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड वेंट ऑफ फैक्टर की मदद से हम लोग निकालेंगे। इट इज इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल, और डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल का मतलब होता है के एफ इंटू एम। सो ऑब्जर्व्ड का वैल्यू दिया है कितना, 1.1 केल्विन। इट इज इक्वल्स टू आई, तो मुझे पता करना है के एफ का वैल्यू 1.86 इंटू मोलारिटी कितना दिया है 0.2, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट आई विल बी इक्वल टू, इसको मैं 11 ले लेता हूँ अपॉन 1.86 इंटू 2 कर दिया, 2 1 जा 2, 5.5 जा, सो ये 5.5 अपॉन 1.86 हुआ। अभी 5.5 को बेटा मैं अप्रोक्सीमेटली 6 मान लेता हूँ, तो ये बेटा अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाएगा, तो 6/2 मतलब 3। तो इसका प्रॉपर अगर आप आंसर निकालते हो इट इज 2.95। कितना आ जाएगा बच्चों, 2.95। अगर ये आई का वैल्यू मिल गया तो अभी अल्फा का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई माइनस 1 अपॉन एन डैश माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, इट इज 2.95 माइनस 1 अपॉन एन डैश का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 इज 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 1.95 अपॉन 2, सो 0.975 हो जाएगा। ये तो बेटा अल्फा का वैल्यू है, बट अगर उन्होंने परसेंटेज अल्फा पूछा है सो इट इज गोइंग टू बी 97.5। सो दैट इज ऑप्शन ए। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग, ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये थोड़े से अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने में थोड़ा हमको टाइम लग सकता है। एक सेकेंड, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लग सकता है, बिकॉज ये सब अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है, पहले भी हमने अच्छे क्वेश्चन किए, बट थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग इसको लेंगे ना 10 में से कोई एक आध क्वेश्चन इस टाइप का होगा। मैंने आपको बोला था नीट में बेटा 10 में से 9 क्वेश्चंस का कैलकुलेशन एकदम इजी होगा, और जेई में 10 में से 8 क्वेश्चंस का कैलकुलेशन एकदम इजी होगा, बट एक आध दो क्वेश्चंस के लिए बेटा हमको थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस जरूरी है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। द डिप्रेशन, the freezing point depression of 0.001 molar, so molarity is given 0.001, इसको मतलब बेटा सिंपली हम लोग लिखेंगे 10⁻³ मोलार, राइट। kx FeCN6, ना बच्चों kx FeCN6 तो डिसोशिएट तो होने वाला ही है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n डैश, n डैश विल बी इक्वल टू x+1। सर ये x+1 कैसे आ गया, इमेजिन करो यहाँ पे k4 FeCN6 होता तो आप क्या बोलते, इसका 4 और इसका 1, स्क्वायर ब्रैकेट को 1 मानेंगे ना बेटा, तो 4 + 1 5 करता ना, तो वहां पे 4 की जगह पे अभी क्या आ गया, x आ गया, तो x+1। अगर आपको x का वैल्यू पता करना है तो आपको n डैश का वैल्यू पता चलना चाहिए। जैसे ही हमको n डैश का वैल्यू पता चलेगा तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n डैश। आगे रीड करते हैं।
इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा टी एफ। मैंने बोला था हमेशा जो वैल्यू दिया होगा वो हमेशा क्या होगी बच्चों, ऑब्जर्व होगी। इट इज 7.1 इंटू 10⁻³ तो 7.1 को बेटा 7 ही ले लेते हैं, 7 इंटू 10⁻³ ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स और के एफ का वैल्यू दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू कितना दिया है 1.86 दिया हुआ है ना। तो आप मुझे बता बेटा सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा एन डैश। तो एन डैश निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम हो जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू एम। सो मुझे बता बेटा डेल्टा टी एफ का कितना वैल्यू दिया है 7 इंटू 10⁻³ आई इंटू के एफ कितना दिया 1.86 इंटू एम का वैल्यू 10⁻³ हो जाएगा बच्चों। सो 10⁻³ 10⁻³ तो कैंसिल हो जाएगा। सो आई विल बी इक्वल टू 7/1.86 हो जाएगा। तो 7/1.86 1.86 मतलब लगभग 2 हो जाएगा। सो 7/2 इज 3.5 होना चाहिए, बट 3.5 से ज्यादा आएगा क्यों, क्योंकि ये 1.86 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 लिया मैंने, एग्जैक्ट 2 नहीं है। तो 3.5 से 3.5 से 4 के बीच में आएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 3.8 ठीक है। सो ये हो गया 3.8। अभी हम लोगों को क्या पूछा है, x का वैल्यू निकालना है। x के लिए n डैश का वैल्यू पता होना चाहिए। सो विल राइट दिस फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल्स टू I - 1 अपॉन n डैश माइनस 1। हमको कुछ बोला नहीं कि ये कितना परसेंट डिसोशिएट हो रहा है, तो बेटा हम लोग तो इसको 100% डिसोशिएटेड मान के चलेंगे। सो अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा। I का वैल्यू कितना दिया है 3.8 माइनस 1 अपॉन, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे n डैश की जगह पे x प्लस 1 माइनस 1। सो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर आ जाएगा 2.8। 2.8 तो बेटा किसी का नंबर हो नहीं सकता, 2.8 तो बेटा 2.5 से ज्यादा ही है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या मान के चलेंगे 3। सो इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, सॉरी दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड, a certain substance tetramerizes in water, what is the meaning of tetramerizes, association हो रहा है तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा to the extent of 80%। so अल्फा का वैल्यू 0.8 हो जाएगा। a solution of 2.5 grams, a solution of 2.5 grams of A मतलब W2 सॉल्यूट मतलब 2 मान लेते हैं क्योंकि A और B में यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को 1 मान लेते हैं, 100 ग्राम दिया हुआ है, वाटर ही दिया है। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय मतलब डेल्टा टी एफ, ये ऑब्जर्व है कि थियोरेटिकल है बच्चों, यस इट इज ऑब्जर्व। 0.3 केल्विन ले लो बेटा, डिग्री सेल्सियस केल्विन इसमें सेम ही होगा क्योंकि चेंज है टेंपरेचर वाइज। द मोलर मास ऑफ ए मतलब M2 आपको पूछा है, ए मतलब सॉल्यूट है ना यहाँ पे, तो M2 आपको पूछा हुआ है। तो मुझे बताइए यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला आएगा, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम आएगा। बट मुझे सबसे पहले तो बेटा आई नहीं पता है, आई नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आई का वैल्यू निकालेंगे। तो आई का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल्स टू एसोसिएशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो आई के लिए क्या निकालेंगे अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन n डैश माइनस 1। अभी कुछ बोला नहीं है, उन्होंने बोला है कितना परसेंट बोला है, अल्फा का वैल्यू 0.8 है, 80%। आई माइनस 1 अपॉन 1/4 हो जाएगा, 1/4 माइनस 1 सो माइनस 3/4 हो जाएगा। सो माइनस 0.8 इंटू 3/4 इक्वल्स टू आई माइनस 1, 1 जा 0.2 जा ये 0.6 हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस 1 का प्लस 1। सो आई का वैल्यू हो जाएगा 0.4। तो आई का वैल्यू 0.4 हो गया, बट हमको क्या निकालना है M2 निकालना है। तो बच्चों हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम। बट मैं इसकी जगह पे ये भी तो लिख सकता हूँ 1000 के एफ W2 अपॉन M2 W1, M2 W1। सो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व कितना है बच्चों 0.3 है। तो 0.3 इज इक्वल्स टू आई का वैल्यू 0.4 निकाल लिया हमने इंटू 1000 इंटू के एफ का वैल्यू 1.86 पता होना चाहिए, W2 कितना दिया है 2.5 दिया हुआ है, 2.5 डिवाइड बाय M2 तो हमको निकालना ही है, M2 इंटू W1 कितना हो जाएगा बच्चों, W1 हो जाएगा 100 ठीक है। चलिए तो इसको ये 2 0 कैंसिल, ये 10 और ये 2.5 है तो 25 हो जाएगा, ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल, ये हो जाएगा 3/4 या फिर 25 इंटू 400 ले लो। ध्यान से सुनो, ये देखो डेसिमल डेसिमल कैंसिल, चलो एक काम करते हैं, डेसिमल डेसिमल कैंसिल। सो 3 इंटू ये कितना हो जाए, ये इसका डेसिमल इसके साथ कैंसिल, 4 इंटू यहाँ पे कितना 10 बचेगा और ये
2 पॉइंट कितना है 5, सो 10 इंटू 2.5 इंटू 1.86, 1 पॉइंट क्या बचा 86 डिवाइड बाय क्या आएगा m2, है ना। तो आप बताइए बच्चों ये कितना हो जाएगा, m2 विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 4 10 हो गया, 10 इंटू 10 100, तो 100 इंटू 1.86 186 और ये डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 62, 62 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 62। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं, आप लोग भी रीड कर दिया। द वेंट फैक्टर ऑफ Hg2Cl2, द वेंट फैक्टर ऑफ Hg2Cl2। नाउ स्टूडेंट सबसे कॉमन मिस्टेक होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें Hg2Cl2 की, तो जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये है, वो लोग इसको बेटा इस तरीके से लिख लेते हैं और इसका बोलते हैं n डैश है बेटा 4। जैसे आप ये लिखोगे बेटा ये रॉन्ग है, ये क्या है रॉन्ग है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको NOCP में भी सिखाया था, मर्क्यूरी जो है वो +1 स्टेबल नहीं होता है बेटा इसका, तो इस वजह से वो हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर के फॉर्म में, ठीक है ना। और +2Cl- लिखवाया था मैंने, डज नॉट एग्जिस्ट कंपाउंड में, तो इसका n डैश जो हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। n डैश जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। आगे रीड करो, वेंट फैक्टर पूछा है 80% आयोडाइज्ड है, सो अल्फा का वैल्यू 0.8, सो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन n डैश -1, तो ये 0.8 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आएगा 3 - 1 2 और यहाँ पे I-1 1.6 -1 इधर आएगा तो +1, तो 2.6 हो जाएगा। सो I का वैल्यू हो जाएगा 2.6, सो 2.6 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। कितना सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl दैट मस्ट बी एडेड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब अमाउंट ऑफ NaCl पूछा, मतलब WB पूछा है, WB पूछा है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब WA 100 ग्राम है ना, एकदम सिंपल है। NaCl बोला है तो बेटा n डैश कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और I का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि NaCl तो पूरा डिसोशिएट होगा, वैसे भी कुछ बोला नहीं तो 100% ही मान के चलेंगे ना। अगर क्वेश्चन में बोल दिया 80% 70% तो वो लेना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो मैं NaCl का तो 100% मान के चलूंगा। सो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस बाय, डिप्रेस किया है मतलब ये बेटा डेफिनेटली डेल्टा TF क्या है, ऑब्जर्व्ड है कि थ्योरेटिकल है, ये ऑब्जर्व्ड है, 2 केल्विन बोला हुआ है और KF का वैल्यू दिया है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपको क्या करना है बच्चों, एकदम सिंपल, I का वैल्यू 2 हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं, अल्फा का वैल्यू 1, I का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा अगर 1 हो जाएगा तो I और n डैश क्या हो जाते हैं सेम। सो डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड is equals to I into 1000 kf WB upon MBWA, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व वैल्यू कितना बच्चों 2 है, सो 2 इज इक्वल्स टू ये भी 2, I का वैल्यू 2, 1000 kf का वैल्यू 1.86 into WB तो निकालना है बच्चों हमको, डिवाइड बाय MB कितना दिया है, इसका कितना होता है 58.5 होता है ना NaCl का, तो इंटू WA कितना है बच्चों 100 है, क्लियर है। सो सबसे पहले तो मुझे था ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा, ये 2 0 कैंसिल, ये 18.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18.6, सो WB विल बी इक्वल टू क्या 58.5 डिवाइड बाय 18.6। नाउ स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है, 18 3 जा 54 होता है, 18 3 जा क्या होता है 54, तो इसका मतलब इसका आंसर पक्का 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 3 पॉइंट वाला, यस 2 ऑप्शन है 3.145 एंड 3.6। 3.6 तो हो नहीं सकता बेटा, 3.6 के लिए इसको लगभग 65 के रेंज में जाना पड़ेगा, तो इतना तो है नहीं बेटा, ये तो 54 और थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो 3.145 ग्राम्स हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखो इतने सारे में बेटा हमारे 3 ही क्वेश्चन हो गए, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, जो थोड़ा टाइम लेंगे, टाइम चाहिए इनको बेटा, थोड़ा आराम से सॉल्व करोगे तो ही ये क्वेश्चन हमको समझ में आए, ठीक है। आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। सो कैसे कैल्शियम नाइट्रेट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बेटा इसका n डैश हो जाएगा 3, एक तो कैल्शियम और 2 नाइट्रेट का आंसर है।
The degree of dissociation of calcium nitrate in dilute solution containing 14 grams of salt per 200 gram. So WB का वैल्यू दिया है 14 grams and 200 ग्राम सॉल्वेंट दिया है. So WA 200 ग्राम. आगे रीड करते हैं. Of water at 100 डिग्री सेल्सियस इज 70%. मतलब अल्फा का वैल्यू जो दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज 70%. मतलब अल्फा का वैल्यू 0.7 हो जाएगा. इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर नहीं भी दिया होता तो हमको पता है बिकॉज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वेपर प्रेशर मतलब P नॉट इज 760 mm of Hg, that is atmospheric pressure only. Calculate the vapor pressure of the solution, that is P equals to question mark. now यहाँ पे बेटा एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कॉमन मिस्टेक ये है कि वो लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे बेटा, उसमें आई को बेटा इंपॉर्टेंस नहीं देते. नहीं, यहाँ पे बेटा आई वर्ड आ गया. देखो एन डैश और अल्फा दिया मतलब आई का कंसेप्ट आएगा ही आएगा. तो सबसे पहले हम लोग को अल्फा की मदद से आई का वैल्यू निकालना है. सो अल्फा का वैल्यू कितना है 0.7. आई का वैल्यू मुझे पता करना है. एन डैश का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1 is 2. सो ये 1.4 हो जाएगा. सो आई का वैल्यू हो जाएगा 2.4 क्योंकि ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. अभी हम लोगों को क्या करना है बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का जो ऑब्जर्व्ड आंसर आता है इट इज इक्वल्स टू आई इनटू थ्योरेटिकल आंसर. यही होगा, बराबर है, यही है बस और कुछ नहीं. इसमें तो हम लोग WM लिख सकते हैं. तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू नहीं दिया है ना बेटा हमको. देखो ऑब्जर्व्ड वैल्यू दिया नहीं है, ये वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा. तो आई का वैल्यू कितना है 2.4 इंटू WM करना पड़ेगा अपन. सो BA तो ये कितना हो जाएगा 2.4 इंटू WB कितना है बच्चों 14 है. MA कितना है, MA कौन है, ये वाटर है ना, सॉल्वेंट तो वाटर ही है ना. देखो जरा, यस वाटर ही है. तो MA मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो 18 हो जाएगा डिवाइडेड बाय WA 200 ग्राम से इंटू MB मतलब इसका मोलिकुलर मास. कैल्शियम का 40 होता है, नाइट्रोजन का 14 2 28 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 3 48 का डबल 96. तो ये हो जाएगा कितना 164 राइट 16 यस 164. तो ये हो जाएगा आपका 164 हो जाएगा. अभी इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है. ठीक है, चलो थोड़ा आगे इसको कैलकुलेशन और बचा लेते हैं. सो डेल्टा P अपॉन P नॉट है ना ये. सो व्हाट विल बी देयर फॉर डेल्टा P इज इक्वल्स टू ये P नॉट यहाँ पे आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी हैव 2.4 इंटू 14 इंटू 18 डिवाइड बाय 200 इंटू 164 इंटू 760 हो जाएगा बच्चा. कितना हो जाएगा 760. P नॉट का वैल्यू कितना 760 है ना. तो इसका 10 तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों सो ये 2 1 जा ये 10 आ जाएगा. ये कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा बच्चों. कितना हो जाएगा 1.2. उसके बाद में अगर हम लोग और इसको डिवाइड करें सो 2 का ही टेबल यूज करते जाओ. 2 ये हो जाएगा 0.6 जा और ये कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 82. उसके बाद में ये हो जाएगा 7 जा ये हो जाएगा 41 मतलब 42 ही मान के चलो चलता है उतना. तो 7 1 जा 7 6 जा तो बराबर है 6 1 जा 6 3 जा है ना. तो बचेगा क्या यहाँ पे बच गया 0.6 इंटू 0.6 के अलावा 3 बचा. सो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 3 इज 1.8 इंटू 76 डिवाइड बाय 10 सो विच इज नथिंग बट 7.6. तो 76 को 18 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 60 76. तो ये जाएगा 86 और ये हो जाएगा 13.68 आएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा 13.68. तो व्हाट इज डेल्टा P? इट इज P नॉट माइनस P. अगर डेल्टा P इज P नॉट माइनस P होता है तो अभी हम क्या करेंगे बताइए. P नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे 760. सो 760 माइनस 13.68 इज इक्वल्स टू 13.68 is equals to P हो जाएगा. That is nothing but the vapor pressure of the solution. So 13.68 मतलब 14 ले लो तो इसमें से माइनस करूंगा तो 746 के आजू बाजू में आंसर आएगा अप्रॉक्स 746. तो अप्रॉक्स ऐसा कोई आंसर है क्या 746. यस 745.98 इज द प्रॉपर आंसर. बाकी तो उसके आजू बाजू में कोई है भी नहीं.
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स कुछ कुछ क्वेश्चन में देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, ये डेफिनेटली अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस है, बट इसके ऊपर हम लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम लोगों को ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि हम लोगों को अगर इन केस 10 में से एक कोई क्वेश्चन आ गया तो वी शुड बी फैमिलियर विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट 90% तो क्वेश्चन वैसे आने वाले जिसमें कैलकुलेशन फटाफट हो जाए। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मुझे करना पड़ा, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग the freezing point of the solution containing is lowered by 0.45 डिग्री सेल्सियस। सो डेल्टा TF क्या है, ये ऑब्जर्व है कि थ्योरेटिकल है, ऑब्जर्व है 0.45, क्लियर। उसके बाद में 0.2 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड, 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड मतलब WB, और सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है, मतलब यहाँ पे डाइमर बनेगा 20 ग्राम्स, ठीक है ना, 0.2 ग्राम और ये 20 ग्राम्स। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब अल्फा का वैल्यू पूछा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन तो इतना तो सबको पता आ गया, अज्यूम दैट डाइमर बना रहा है, तो n का वैल्यू 2 है और kf का वैल्यू कितना है बच्चों 5.12 है ना। तो सबसे पहले हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, i का। सो i इज इक्वल्स टू सॉरी अल्फा इज इक्वल्स टू i माइनस 1, अभी एसोसिएशन वाला फॉर्मूला यूज करना है 1 अपॉन n माइनस 1। सो अल्फा का वैल्यू पता करना है, अल्फा के लिए हमको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, i का। तो सबसे पहले हम लोग को i निकालना पड़ेगा, बिना i के तो अल्फा वैसे भी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले मुझे था डेल्टा TF क्या, ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू I इंटू 1000 KF WB अपॉन MB WA। ऑब्जर्व वैल्यू कितना दिया है, 0.45 दिया हुआ है। सो 0.45 इज इक्वल्स टू I तो हमको निकालना है ताकि उससे हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल पाएंगे। 1000 इंटू KF कितना दिया है 1.86 इंटू WB दिया है 0.2 डिवाइड बाय MB, ये कौन है बेटा, एसिडिक एसिड है ना, यस एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों 60 होता है, इनटू WA कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा, है ना। तो अभी तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ डिफिकल्ट पार्ट है बेटा, इसका 2 0 इधर से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में मुझे था यहाँ पे क्या बच गया, 2 1 जा 2 0.1 जा 0.1 इंटू 10 हो गया 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1.86। सो I का वैल्यू हो जाएगा 0.45 इंटू 6, 0.45 इंटू 6 डिवाइड बाय कितना 1.86 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 45 इंटू 6 अपॉन कितना 186, ठीक है। तो 45 इंटू 6 करो, 6 5 30 कैरी 3 24 27 हो जाएगा बच्चों, कितना जाएगा 270 हो गया, 270 डिवाइड बाय 1.86 डिवाइड बाय 1 पॉइंट क्या 86 है। तो अब मुझे लगता है इसका i का वैल्यू कितना आएगा, i का वैल्यू डिवाइड करके i का वैल्यू इसमें 1 से ज्यादा कैसे आ रहा है, डिसोसिएशन है ना, एसोसिएशन है, तो i का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है हमने, चेक इट आउट। 0.45 I into 1000 KF into WB 0.2 divided by MB एसिडिक एसिड है ना, एसिडिक एसिड का 60 होता है, 60 into 20 करेक्ट है। 2 0 इधर से कैंसिल, 10 बचा, 2 से 0.1 ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.86 और यहाँ पे 6 बचा, तो I is equals to 0.45 into 6 divided by 1.86 करेक्ट है। तो अभी अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, डेसिमल कैंसिल, तो 270 डिवाइड बाय 1.86, इसका i का वैल्यू तो 1 से ज्यादा आएगा फिर तो, i का वैल्यू 1 से ज्यादा, हाउ इज दैट पॉसिबल। अगर हम लोग इसका i कैलकुलेट करें तो 1 से ज्यादा हो जाएगा बच्चों। सॉल्व तो बराबर ही किया है, क्या प्रॉब्लम हो गया है, 1 से ज्यादा कैसे आ सकता है i का वैल्यू, एसोसिएशन में तो 1 से क्या होगा, कम ही होगा ना। एक बार वापस देखते हैं पूरा सम। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम्स
of acetic acid in 20 grams of benzene WA lowered by 0.45, ये ठीक है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा पूछा है इन बेंजीन, ठीक है। डाइमराइज अज्यूम करना है। ओके, गड़बड़ इधर कर दी ना बच्चों हमने, यहाँ पे बेटा 5.12 लेना था और हम कितना ले चुके, हमने गलत ले लिया बेटा नंबर, हमने नंबर ही क्या ले लिया था, गलत। अभी आप लोग ऑनलाइन में बेटा वीडियो में बोल तो कब से रहे होगे, लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं वही सोच रहा था कि गड़बड़ किधर हो गया, कि ये वाटर तो है नहीं बेटा, सॉल्वेंट वाटर होता तो बेटा आपका 1.86 लेते ना हम लोग। तो बाकी कुछ बचा ही नहीं, अभी तो सब कैंसिल हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। अभी 5.12 यहाँ पे क्या क्या बचा, I इज इक्वल टू 45 इंटू 6 अपॉन 512 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डेसिमल में इसका कैंसिल कर दिया है। तो 45 इंटू 6 तो अभी हमने किया था, कितना था, 6 5 30 24 270, so 270 और ये बेटा कितना है 512 है। तो 270 को अगर एग्जैक्टली हम लोग डिवाइड करें 512 से, प्रॉपर्ली मैं डिवाइड कर देता हूँ, 270 डिवाइड बाय 512 0.527 आता है, 0.527, ठीक है। वैसे तो 1/2 अप्रॉक्सीमेटली हो जाता था 540 आता था, बट ठीक है हमने परफेक्टली कर लिया 0.527। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 upon n minus 1, करेक्ट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, अल्फा, अल्फा तो हमको निकालना ही है, I का वैल्यू कितना है 0.527 minus 1 upon 1 upon n कितना है 2 है, सो 1 upon 2 minus 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 527 है ना। सो 1 में से 0.527 गया तो कितना आएगा 473 डिवाइड बाय कितना बच्चों माइनस हाफ हो जाएगा, ऊपर भी माइनस बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 ऊपर आ गया तो कितना हो जाएगा 0.614 कैरी 1 89 94.6। तो अल्फा का वैल्यू, परसेंटेज अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 94.6%, 94.6%, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको KF का वैल्यू यहाँ पे 5.12 क्यों है, बिकॉज ये बेंजीन है। हम लोग ने क्या मान लिया, ऐसे मैंने गलती से, आप लोग ने ऑनलाइन में बहुत चिल्लाया रहेगा सर अरे 5.12 डालो सर, इस वजह से आप लोग ने बोला होगा बट मुझे सुनाई नहीं दिया, इस वजह से बेटा इसका आंसर हमको थोड़ा सा टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द कंपाउंड PDCl4.6H2O, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको सेम कोऑर्डिनेशन में भी आएगा। PDCl4.6H2O इज अ हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स 1 मोलार एक्वा सॉल्यूशन, मोलालिटी कितना है 1 मोलार, 1 मोलार एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इट्स हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है ना, सो TF कितना दिया है 269.28 केल्विन, ठीक है। अज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन, सो अल्फा का वैल्यू कितना है 100 है, अल्फा का वैल्यू मतलब परसेंटेज अल्फा का वैल्यू 100 है, तो अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस, तो अगर हम लोगों ने बेटा n डैश निकाल लिया, n डैश अगर निकाल लिया तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा वाला इसमें से फार्मूला राइट है, क्योंकि हमको पता है ना स्क्वायर ब्रैकेट तो ब्रेक होता नहीं है, तो हमको सिर्फ n डैश निकालना है। n डैश अगर हमको मिल गया, n डैश से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर अल्फा का वैल्यू 1 है तो n डैश और i का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, n डैश और i का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो i का वैल्यू मिलेगा मतलब वही n डैश का वैल्यू हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू 273 माइनस 269.28, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, दिस इज 7, दिस इज 10, तो 3, दिस इज 3.72 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 3.72। सो डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M, डेल्टा TF ऑब्जर्व कितना है बेटा 3.72 इज इक्वल्स टू I का वैल्यू मुझे माहिती नहीं, KF का वैल्यू अभी तो वाटर ही है क्या, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स दिया है हाँ, और ब्रैकेट में दिया भी है 1.86, और मोलालिटी कितना है 1, तो ये 1 जा 2 जा, तो I का वैल्यू 2 हुआ, तो n डैश का वैल्यू भी 2, अगर n डैश का वैल्यू 2 है तो हमको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ढूंढना है जिसमें सिर्फ 2 ही आयंस आएंगे बेटा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की PD
H2O 6 टाइम्स, ये एक आयन हो गया, और बाहर 4 Cl है बेटा, तो इसका एन डैश कितना हो जाएगा 5, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन की बात करें अगर हम, तो PdH2O 4 टाइम्स, PdH2O 4 टाइम्स Cl2, और बाहर क्या है, बाहर भी Cl2 है, तो डॉट 2H2O, उससे वाटर से तो बेटा वो आयन तो है नहीं, इसका एन डैश कितना हो जाएगा, ये एक होगा और इसके दो, तो ये टोटल 3। वाटर का बेटा कुछ नहीं होगा, वो आयन नहीं है, आयंस कौन कौन प्रोड्यूस करेगा वो बात हो रही है। सी ऑप्शन की बात करें तो PdH2O 3 टाइम्स, Cl3 3 टाइम्स, Cl3 Cl डॉट 3H2O, तो इसको तो भूल ही जाओ, एक आयन इधर से मिलेगा, एक आयन इधर से मिलेगा, तो इसका एन डैश हो जाएगा 2, सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आप इसका फोटो ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 से आगे स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन, डेसीमोलार सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनेट, डेसीमोलार मतलब मोलारिटी बेटा 0.1 मोलार ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, पोटेशियम फेरिसाइनेट K3FeCN6 दिया है, ठीक है, K3FeCN6, तो इसका एन डैश कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एन डैश हो जाएगा 4, इसका एन डैश हो जाएगा 4, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.94, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा वो है ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड 3.94 एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इज 300 केल्विन, है ना। Hence the percentage ionization of the solute is, मतलब अल्फा पूछा है, तो अल्फा के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए बच्चों, I का वैल्यू चाहिए ना, तो बताइए पाई ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू I इंटू पाई थ्योरेटिकल, और पाई थ्योरेटिकल का फॉर्मूला है CRT, तो पाई ऑब्जर्व कितना है 3.94 है, सो I का वैल्यू मुझे पता नहीं, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1, R का वैल्यू 1/12 क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में है, टेम्परेचर दिया है मुझे 300, सो ये कैंसिल होके हो जाएगा 25 इंटू 0.1 इज 2.5, सो I का वैल्यू हो जाएगा 3.94, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 हो गया, और ये 2.5 है ना, ये कितना हो जाएगा 2.5 तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ बच्चों, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 और ये 2.5 मतलब 5/2, 8/5, तो अप्रोक्सीमेटली बेटा कितना आ जाएगा 0.4 के रेंज में आना चाहिए, तो इसका I का वैल्यू जो होगा, इसका I का वैल्यू हो जाएगा 0. चलो ना ये काम करते हैं, हाँ इसको चलो डिवाइड कर ही लेते हैं, इसको 39.4 डिवाइड बाय 25 ले लेते हैं, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, तो बेटा सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 4, दिस इज गोइंग टू बी 1, राइट, डेसिमल आ गया 4, ठीक है ना। ये हो गया बच्चों आपका फाइजा करोगे तो 25 फाइजा 1, 25 हो जाएगा 9, विल बी 3 1, ठीक है ना, और ये 0, फिर आ जाएगा 0, सो कितना हो जाएगा बेटा 25 7 जा, 25 7 जा कितना हो जाएगा 175, ठीक है ना, तो 1.57 तक बस हो गया, 2 डिजिट तक हो जाएगा अपना काम आराम से, सो 1.57 इसका I का वैल्यू आ गया। अभी मुझे I मिल गया तो मैं अल्फा आराम से निकाल सकता हूँ, I-1 अपॉन डिसोसिएशन है तो n डैश -1, so what is the value of I, it is 1.57 minus 1 divided by n dash का वैल्यू कितना है 4, so 4 minus 1 is 3, so ये हो जाएगा 0.57 divided by 3, 0.57, so कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 3 जा 27, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 3 1 जा 3 2 बचा, so 19, so अल्फा का वैल्यू 19 है, अल्फा का वैल्यू 19 है, तो 19 बटा बेस्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 20%, दैट इज ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर इन 100 ग्राम ऑफ CH2, सो WB का वैल्यू दिया है 2.56 और 100 ग्राम ऑफ CH2 दिया हुआ है, तो CH2 का तो TF अलग होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, TF दिया है उन्होंने, हैज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सो ये डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड है बच्चों, ये डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड है 10⁻², KF दिया है 0.1, हेंस द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इज, तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा तो मैं एटॉमिसिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, अगर मॉलिक्यूलर मास मिल गया तो एटॉमिसिटी आराम से निकाल सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ, डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड
ये सब्सटेंस सल्फर है वो तो डिसोशिएट नहीं होता है, तो डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू I इंटू 1000 kf WB अपॉन MbW1 और MbWA। I का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि वो तो डिसोशिएट होता नहीं है, तो 10⁻², 1 इंटू 1000 kf कितना है, kf का वैल्यू दिया है 0.1, सो 0.1 और 1 0 कैंसिल इंटू WB 2.56 डिवाइड बाय WMB, MB तो हमको निकालना ही है और ये WA कितना आ जाएगा 100, तो 100 कैंसिल, MB विल बी इक्वल टू क्या 2.56 डिवाइड बाय 10⁻², ऊपर गया तो 10⁻+2 हो जाएगा, सो 256 हो जाएगा बेटा। अभी सबको पता है कि सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है बच्चों 32 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो ये तो बेटा 256 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे एटम्स जुड़े हुए हैं, सो एटॉमिसिटी इज इक्वल्स टू 256 डिवाइड बाय 32, ठीक है ना, 32 8 जा करोगे तो बेटा 256 से आता है, 16 कैरी 1 24 प्लस 1 256, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा बेटा 8। और मैंने आपको ये पहले भी पी ब्लॉक में सिखाया है कि इसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्राउन सल्फर भी बोलते हैं, ताज के फॉर्म में होता है क्राउन सल्फर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है assuming each salt to be completely dissociated which of the following will have highest osmotic pressure। सबको बेटा इक्वली डिसोशिएटेड मानना है, मतलब सबका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है सेम है, सबका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, ठीक है। assuming each salt to be completely dissociated मतलब अल्फा का वैल्यू सबका 1 है बेटा, अल्फा का वैल्यू 1 है तो n dash will be equal to I हो जाएगा, n dash will be equal to I, which of the following will have highest osmotic pressure, ठीक है ना, highest osmotic pressure। तो अगर मैं बात करूं सबका हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई का वैल्यू मैक्सिमम, पाई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा जब I इंटू सी मैक्सिमम होगा, है ना, तो उन्होंने बोला डेसीमोलार मतलब 0.1 मोलार Al2SO4 थ्राइस, तो डेसीमोलार है तो बेटा इसका I इंटू सी कितना हो जाएगा, I इंटू सी, I का वैल्यू कितना है जो एन डैश है वही आए तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 0.1 तो ये हो जाएगा 0.5, उसके बाद में बी डेसीमोलार BaCl2, सो 0.1 मोलार BaCl2, ठीक है ना, तो डेसीमोलार BaCl2, तो इसके पास में n कितना I कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि n डैश और I इक्वल है 0.1, ये पहले भी हमने बहुत सारे सॉल्व किए, 0.3 हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें डेसीमोलार Na2SO4 0.1 मोलार Na2SO4, तो इसका I इंटू सी, I का वैल्यू 2 और एक 3 इंटू 0.1 0.3 हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी में अगर पूछा डेसीमोलार NaCl तो 0.1 मोलार 2 इंटू 0.1 0.2, तो सबसे ज्यादा कौन सा बेटा फर्स्ट वाला है I इंटू सी, जिसका सबसे ज्यादा उसका बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा ज्यादा, सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है which one of the following pairs of solution can expect to be isotonic at the same temperature। आइसोटोनिक होने के लिए बेटा क्या होना चाहिए pi1 is equals to pi2, और मैंने आपको बोला था IC of the first should be equal to IC of the second, ठीक है। तो अगर हम बात करें 0.1 मोलार यूरिया तो उसका I इंटू सी 0.1 ही होगा, बट 0.1 मोलार NaCl का नहीं हो जाएगा सेम, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि यूरिया का I इंटू सी कितना हो जाएगा बेटा 0.1 ही होगा, बराबर है। बट अगर मैं बात करूं NaCl की तो उसका इफेक्टिव मोलारिटी कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे की बात करें 0.1 मोलार यूरिया, तो यूरिया का I इंटू सी कितना हो जाएगा 0.1 मोलार, बट 0.2 मोलार MgCl2 की, तो MgCl2 में बेटा 3 आयंस है तो 3 इंटू 0.3 0.2 इंटू 3 0.6, तो ये बेटा दोनों आइसोटोनिक नहीं है, दोनों ये क्या बेटा I इंटू सी है, ये सब I इंटू सी है। थर्ड वाले की बात करें 0.1 मोलार NaCl बेटा 0.1 मोलार है तो ये 0.2 हो जाएगा इफेक्टिव मोलारिटी, और 0.1 मोलार Na2SO4 है तो Na2SO4 में टोटल 3 आयंस होंगे तो ये 0.3 मोलार हो जाएगा, तो ये और ये भी सेम नहीं है, तो फर्स्ट 3 तो रॉन्ग आ रहा है, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी फोर्थ वाला CaNO3 ट्वाइस की बात करें तो बेटा 0.1 इंटू 2 और एक 3 हो जाएगा,
0.1 इंटू 0.3 हो जाएगा, और उसके साथ में दिया Na2SO4, ये 3 इंटू 0.1, ये देखो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। और अगर मैं चाहूँ तो ये तो देखो डेफिनेटली आंसर सबको आ गया, बट मैं इसको थोड़ा सा और प्यारा क्वेश्चन बनाना चाहूँ ना, तो थोड़ा और प्यारा क्वेश्चन बना सकता हूँ सर। कैसे? देखो ये वाला हाइपोटोनिक है इसके रिस्पेक्ट में, ये वाला भी हाइपोटोनिक है इसके रिस्पेक्ट में, ये वाला भी हाइपोटोनिक है इसके रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं आपको बोलूँ इसमें से हाउ मेनी इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम आर हाइपोटोनिक, द फर्स्ट सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो डेफिनेटली बेटा इसमें क्या आएगा 1 2 3, तो इंटीजर में आपको 3 टिक करना पड़ेगा जेई वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। नीट में बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर, ठीक है ना। ऑप्शन ए में ए बी सी दे देंगे, फिर ऑप्शन बी में ए एंड बी बोलेंगे, फिर ऑप्शन सी में ए एंड डी बोलेंगे, और ऑप्शन डी में लिखेंगे ऑल आर हाइपोटोनिक। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? ए बी एंड सी वाला जो ऑप्शन होगा उसमें। तो वो लोग क्वेश्चन के बेटा ऑप्शन तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं ना, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे और अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इन विच केस द वेंट ऑफ फैक्टर इज मैक्सिमम। वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई का वैल्यू बेटा उन्होंने क्या पूछा है? मैक्सिमम पूछा है। तो आई का वैल्यू निकालना हमको आता है, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन डैश माइनस 1। तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करो। चलो 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 सॉल्व करो बेटा, राम भरोसे मत बैठो। हो गया? चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए, केसीएल दिया हुआ है और अल्फा का वैल्यू 0.5 है। कैसे? 50% है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। 0.5 शॉर्ट में लिखना है क्योंकि हमको तो बेटा सॉल्व भी करना है। एन डैश कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 1 1 इंटू 0.5 0.5 इधर आएगा तो 1.5। तो आई का वैल्यू 1.5 फर्स्ट ऑप्शन के लिए। दूसरे ऑप्शन की बात करें, K2SO4 40% आयोनाइज, 40% आयोनाइज मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.4। तो ये हो जाएगा 0.4 इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन कितने हैं आंसर? 3 है ना, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, तो ये 0.8 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू हो जाएगा 1.8। तो इन दोनों में से ज़्यादा तो बेटा डेफिनेटली ये है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, FeCl3 30% आयोनाइज, FeCl3 अल्फा का वैल्यू 0.3 है। तो 0.3 इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन 4 आयन्स है और 1 निकल गया तो 3 0.9। सो आंसर हो जाएगा 1.9। एंड लास्ट वाले की बात करें अगर डी, SnCl4 बेटा 20% आयनाइज मतलब अल्फा का वैल्यू 0.2। तो 0.2 इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन टोटल 5 आयन है तो 4 ही गिने जाएंगे, तो 0.8 और 1 तो कितना हो जाएगा? 1.8 हो जाएगा आंसर, है ना। या फिर ऐसे भी पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टू हैव सेम वैल्यू ऑफ आई। तो ये देखो इन दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है ना। तो या फिर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई, तो ये दोनों का सेम हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा और ये सबसे कम। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। Okay students, so let's continue with the next question. Question number 14. The molecular weight of NaCl determined by studying freezing point depression of its 0.5% aqueous solution is 30. So molecular weight ये कौन सा बेटा? ऑब्जर्व्ड है। ऑब्जर्व्ड बच्चों 30 है, और सबको पता है कि जो थ्योरेटिकली होता है NaCl का मॉलिक्यूलर मास वो 58.5 होता है। अपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, सो अल्फा का वैल्यू पूछा है बेटा। अल्फा का वैल्यू डिसोसिएशन है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा मॉलिक्यूलर मास के केस में, MT माइनस MO डिवाइड बाय MO इंटू N डैश माइनस 1। NaCl है तो बेटा N डैश कितना हो जाएगा? N डैश हो जाएगा 2। N डैश कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू हमको पूछा ही है, MT का वैल्यू कितना है? 58.5 माइनस 30 डिवाइड बाय 30 इंटू 2 माइनस 1 इज 1। क्लियर? तो ये हो जाएगा 28.5 डिवाइड बाय 30। सो 28.5 मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया बच्चों? 30 हो गया। तो ये तो आंसर बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो डेफिनेटली 95-96 के रेंज में आएगा। एक ही ऑप्शन है 95%। सो अल्फा का वैल्यू जाएगा 0.95। सो अल्फा अगर 0.95 है तो परसेंटेज अल्फा कितना हो जाएगा? परसेंटेज अल्फा इज इक्वल्स टू 95%। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा बच्चों?
ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम aqueous solution of urea, 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है बेटा पाई 1, इज रिलेटेड टू 10% वेट बाय वॉल्यूम, 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का जो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है पाई 2, है ना। सो पाई 1 और पाई 2 में रिलेशन क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चों को लगता है सर सेम ही तो है सब कुछ, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। पाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इट इज सी आर टी, सी का मतलब एन बाई वी, एन बाई वी का मतलब डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी इंटू वी होता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बेटा सेम है, डब्ल्यू भी सेम है, 10-10 है बेटा दोनों, है ना। आर और टी तो सेम ही होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी बेटा क्या है, सेम ही है। तो इट इज डायरेक्टली की इनवर्सली, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो इसका मतलब पाई इज हियर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो कैन वी से दैट जिसका मोलर मास कम होगा उसका पाई ज्यादा होगा बेटा। तो किसका मोलर मास, इसका मोलर मास 60 होता है, इसका 180 होता है। तो इसका मोलर मास कम है तो इसका पाई वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। सो देयरफॉर पाई 1 is greater than पाई 2 हो जाएगा। So this is question number 15. Question number 16. The freezing point of a 1 molar NaCl solution assuming to be 100% dissociated. 100% dissociated मतलब alpha is equals to 1, n dash is equals to I is equals to 2. 1 molar मतलब m is equals to 1 है मोलार, है ना। The freezing point of, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन पूछा मतलब टीएफ पूछा बेटा। तो हम लोग तो सबसे पहले डेल्टा टीएफ निकाला जाता है। तो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू आर इनटू केएफ इनटू एम। जस्ट इमेजिन करो स्टूडेंट्स, अगर मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए होते और आप लोग सिर्फ थ्योरी सिखा दिया होता ना, तो आप लोग को बेटा ये सब कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इस वजह से बेटा टीचिंग में हम लोगों ने एमसीक्यूज को भी साथ में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए, ठीक है। सो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व तो हम लोग को निकालना, आई का वैल्यू 2 है, केएफ का वैल्यू 1.86 है, वाटर ही दिया है, नहीं भी दिया रहेगा वैल्यू तो आपको पता है वाटर के लिए तो 1.86 ही होता है। और मोलालिटी कितना है, तो ये हो जाएगा 3.72 से डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड है ना। तो ये क्या होता है बेटा, टी नॉट माइनस टीएफ होता है। टी नॉट बेटा कितना होता है, 0। आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया है कि केल्विन में? सर डिग्री सेल्सियस में दिया। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टीएफ इज इक्वल टू 3.2 डिग्री सेल्सियस ही ले लो, केल्विन और ये चेंज तो सेम ही होगा। तो ये अगर इधर आएगा और ये इसका इधर जाएगा तो TF विल बी इक्वल टू कितना, माइनस 3.72। और इसमें एक ऑप्शन प्लस 3.72 दिया ही रहता है 101%, और बच्चे लोग यही टिक कर लेते हैं। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट बाहर आके बोलते हैं सर ये तो हमने मिस्टेक कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर कौन सा बेटा, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ द ऑब्जर्व्ड एंड द थ्योरेटिकल मोलर मासेस ऑफ NaCl आर डैश एंड डैश, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड मतलब MO 31.8 है एंड थ्योरेटिकल बेटा कितना है 58.5 है। देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यही फॉर्मूला यूज करना है बस और कुछ नहीं। सो अल्फा इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इट इज 58.5 माइनस 31.8 डिवाइड बाय 31.8, ठीक है, इनटू 1। क्लियर है? तो अभी हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 83 पॉइंट समथिंग। यस, आप इसको सॉल्व करना, आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। 83.96 आता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन अ सर्टेन सॉल्वेंट फिनॉल डाइमराइजेस, डाइमराइजेस मतलब n का वैल्यू 2, अल्फा का वैल्यू 60% है तो 0.6 हो जाएगा। फिनॉल डाइमराइजेस, इट्स ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इन दैट सॉल्वेंट शुड बी, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ठीक है ना। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट उन्होंने परफेक्ट वैल्यू पूछा ही नहीं है बेटा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। फिनॉल का थ्योरेटिकली मोलर मास कितना होता है, थ्योरेटिकल मोलर मास कितना होगा 78, H और बेंजीन को मिला के 78, 78 प्लस 16 94 होता है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है तो 94 से क्या आ जाएगा आंसर, 7 आ जाएगा, ठीक है। सो ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज ग्रेटर देन 94, ठीक है। आप ये फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, वही आंसर आएगा। आप अगर फॉर्मूला से सॉल्व करते हो तो आप बताओ अल्फा इज इक्वल्स टू, चलो दिल को थोड़ा तसल्ली मिलेगा आपको भी, बराबर है, अपॉन MO 1/2 माइनस 1। क्लियर? सो अल्फा का वैल्यू 0 पॉइंट कितना दिया है बेटा, 6 दिया है। MT थ्योरेटिकली कितना होता है 94 होता है,
ऑब्जर्व हमको पता नहीं है, ऑब्जर्व हमको पता नहीं है, इंटू माइनस हाफ, राइट। तो ये अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 इंटू ये हो जाएगा, सो माइनस 0.3 एम ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू 94 माइनस एम ऑब्जर्व। तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 7 एमओ, 0.7 एमओ इज इक्वल्स टू 94 हो जाएगा। सो एमओ इज इक्वल्स टू 940 डिवाइड बाय 7, तो डेफिनेटली उठाए तो 94 से क्या आ रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है अ सब्सटेंस A when dissolved in solvent B shows a molecular mass corresponding to A3। तो इसका मतलब A को जब डिसॉल्व किया गया है तो वो एसोसिएट हो गया बेटा, N का वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना। द वेंटो फैक्टर विल बी 100% डिसोसिएशन मान के चलना है, अल्फा का वैल्यू 1, तो आपको वेंटो फैक्टर I का वैल्यू पूछा है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू 1 है, सो अगर अल्फा का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा I माइनस 1 कैंसल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I का वैल्यू विल बी 1 बाय N का वैल्यू 3, सो इट इज 1 बाय 3, ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा बच्चों, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ अ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोला XY, अगर ये XY तो N डैश का वैल्यू 2 हो जाएगा। R डैश N डैश, ये कौन सा पहले ऑब्जर्व्ड दिया ना, तो MO दिया है 65.4 एंड M थ्योरेटिकल दिया है 114.45 ना, तो चलो ना 115 मान लेते हैं। कौन से आंसर वैसे भी बहुत क्लोज तो है नहीं। द डिसोसिएशन इज अप टू द एक्सटेंट ऑफ, सो अल्फा का फॉर्म, अल्फा का वैल्यू पूछा है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एम टी का वैल्यू कितना है 115 माइनस 65 ले लेते हैं, डिवाइड बाय एमओ 65 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5, तो 0 11 में से 6 गया तो 50 अपॉन 65। इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना आएगा, ये तो बेटा डेफिनेटली 100 से तो कम ही है, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा बच्चों 75। आप इसको डिवाइड कर लेना, इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना आएगा 75, ठीक है। करेक्ट है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयन एंड साइनाइड इन 100% आयोनाइज्ड, 100% आयोनाइज्ड मतलब N डैश इज इक्वल्स टू I हो जाएगा, वो तो पता नहीं है क्या है, बट 100% आयोनाइज्ड है, अल्फा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है, एट 1 मोलाल, तो मोलालिटी कितना है 1 है ना। इफ इट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TB, अभी ये TB हो जाएगा, और ये ऑब्जर्व्ड है बच्चों, कितना है 2.08 है, डेल्टा TB ऑब्जर्व्ड इज 2.08 एंड KB का वैल्यू दिया है 0.52, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उन्होंने बेटा आपको क्या पूछा है, फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, तो अगर N डैश पता चल गया तो वो PDCl4 वाला वैसे ही था, तो आपको N डैश और I सेम ही है, तो I का वैल्यू निकालना है बस। सो डेल्टा TB ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, करेक्ट है। डेल्टा TB ऑब्जर्व कितना है 2.08 है, I का वैल्यू मुझे पता करना है, KB का वैल्यू 0.52 है, 0.52 1 जा एंड ये 4 जा हो जाएगा बेटा, एंड ये M कितना है बेटा, M तो 1 है, सो I का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया बेटा, I का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू N डैश। अभी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ढूंढो जिसका N डैश 4 हो बेटा, तो फर्स्ट ही ऑप्शन है K3FeCN6, तो इसके अंदर टोटल आयंस कितने आएंगे K के 3 और FeCN6 का पूरा मिला के 1 हो जाएगा, तो इसका N डैश कितना हो जाएगा 4, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। अभी हम लोग 22 वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ठीक है, आप लोग सॉल्व करने की ट्राई करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है 0.01 मोलाल सॉल्यूशन, मोलालिटी दिया हुआ है 10⁻², of PTNH3 4 times Cl2 in water has a freezing point depression, मतलब डेल्टा TF ये बच्चों ऑब्जर्व होता है 0.052 0.054, तो इसको मैं 5.4 इंटू 10⁻⁻² लिख दूँ,
द KF फॉर वाटर इज दिस, सर ठीक है। तो हमको क्या पूछा बेटा, आपको खाली क्या पूछा है कि ये फॉर्मूला क्या होगा, मतलब आपको एन डैश पता करना है। एन डैश और आई का वैल्यू सेम होगा अगर हम लोग 100% डिसोसिएशन मान लेते तो, क्योंकि हम लोगों को कुछ बोला नहीं तो हम लोग 100% डिसोसिएशन ही मान के चलेंगे। तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ये दिया है 5.4 इंटू 10 की पावर -2। आई का वैल्यू मुझे पता करना है, के एफ 1.8 दिया हुआ है, 1.8 परफेक्ट वैल्यू दिया, 1.86 नहीं दिया, जो दिया है वो वैल्यू यूज करो। इंटू एम, एम कितना है बेटा 10⁻², ये और ये कैंसिल, सो आई विल बी 54 अपॉन 18, 18 3 जा 54 होता है, ये हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा। तो बेटा ऐसा कोई ऑप्शन दो जिसमें 3 आयंस है, फर्स्ट वाले में तो 2 ही आयंस होंगे, यस बी ऑप्शन। इसमें बेटा कितने ऑप्शन, कितने आयंस होंगे, NH3, ये 4 Cl2, ठीक है ना, ये एक आयन होगा पूरा, ये एक, और Cl2 के टोटल 2, तो इसका एन डैश कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो दिस इज द ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पूरा का पूरा MCQ डिस्कशन, ठीक है, चैप्टर इज ओवर। बट अभी हम लोग थोड़ा सा टाइम लेके पूरे फॉर्मूला जितने भी मैंने ये चैप्टर में फॉर्मूलाज दिए हैं, सर रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप एक अच्छा सा वाइट चार्ट पेपर ले लो और वो उसको पहले आपके बुक के साइज के हिसाब से कट कर लो। जैसे कि अगर हमारे पास जो बुक है उसके अंदर फोल्ड होके बराबर फिट होना चाहिए 2 पार्ट्स में, राइट, तो उसको इतने साइज में अच्छे से कट कर लो कि वो अच्छे से फोल्ड हो जाए, ताकि अच्छे से फिट हो जाए अंदर। उस साइज का कट करके थोड़ा सा उससे छोटा साइज का कट करना, ठीक है, ताकि वो पेपर बाहर ना दिखे। उसको कट करके उसके ऊपर जो भी अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ विथ प्रेजेंटेशन आप लोग लिख लेना बेटा, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आप अपना टाइम लेके, आराम से टाइम लेके कलर पेन पेंसिल से उसको फॉर्मूलाज को लिखना, बिकॉज एग्जाम के टाइम में हम लोग को उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आपको फॉर्मूला लिस्ट लिख के देता हूँ पूरे चैप्टर का। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फॉर्मूला लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो मैं आपको एक एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। बट ये पूरा अच्छे से लिखने के बाद मैं जब लिख लूँगा उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर अच्छे से मेरे साथ मत लिखिएगा, अभी मेरे साथ सिर्फ रिवाइज कर लीजिए जितने फॉर्मूलाज आपको आते हैं। बट मेरा पूरा लिखने के बाद आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेके फिर आराम से टाइम लेके फिर इसको आपको वाइट चार्ट पेपर पे बनाना है बेटा, ताकि आपको रिविजन के टाइम में ये परफेक्शन के साथ मिले, ठीक है। चलिए, फर्स्ट फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला था बच्चों, नाम से पता चलता है वेट बाय वॉल्यूम है। तो इसमें क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे बेटा वॉल्यूम आ रहा है, सो ये हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। एट द सेम टाइम इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 100 ml लेंगे ना अपन, ग्राम पर ml। दूसरा फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वेट, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास। इसकी बात करें तो इसमें वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आ रहा है, सो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एंड यूनिट की बात करें तो नो यूनिट, क्योंकि इट इज अ रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। तीसरा अगर हम बात करें परसेंटेज V बाय V, तो इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। तो बच्चों अगेन इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यूनिट की बात करें तो नो यूनिट, कोई यूनिट आने वाला नहीं है। फोर्थ फॉर्मूला स्ट्रेंथ, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इट इज 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। एंड इसका जो यूनिट होगा वो ग्राम पर लीटर होगा, इसमें पर लीटर आएगा बच्चों, ठीक है, ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ वाले की बेटा, तो मोलारिटी आता है, मोलारिटी
मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स नंबर, ठीक है। इट इज अगेन टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, और इसको बेटा हम लोग बहुत बार मोल पर लीटर या फिर इसको बहुत बार सिर्फ कैपिटल एम भी लिखते हैं ना। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेंथ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। इसका तीसरा फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेंथ की जगह पे मैं 10 इंटू परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी भी लिख सकता हूँ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, यस करेक्ट आंसर, इट इज 55.5। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 55.5 मोलर, है ना। इससे बेटा हम लोग को एक और फॉर्मूला भी मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स का हमारा जो लिस्ट है मोल कंसेप्ट से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसमें एक फॉर्मूला और ऐड हो गया, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of the solute upon volume of the solution in liter. Number of gram equivalent of the solute upon volume of the solution in liters. So number of gram equivalent of the solute का फॉर्मूला क्या था, number of gram equivalent of solute is equals to given mass upon equivalent mass। और equivalent mass क्या होता है बच्चों, equivalent mass is equals to molar mass upon n factor। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर फॉर एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, कितने रिप्लेसेबल एच है, कितने रिप्लेसेबल OH है, सॉल्ट हो सकते हैं या फिर आयन हो सकता है, ये हमने सब डिस्कस किए हुए हैं। नॉर्मलिटी का और मोलरिटी का एक रिलेशन था, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों, यस एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी फॉर्मूला नंबर 8, मोल फ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन। ये सब फॉर्मूलाज आप लोग को आगे सब चैप्टर्स में भी काम आएंगे। x1 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन खुद का मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, x2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, भले वो 2 या 3 हो, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 जितने भी होंगे सबका मिला के टोटल 1 ही होता है। नेक्स्ट मोलालिटी, स्मॉल m, मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोलालिटी का ही एक और दूसरा फॉर्मूला है, इट इज आल्सो इक्वल टू x2 बाय x1 इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट मतलब Ma, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों ppm एंड ppb, 10th वाला ppm, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। उसके बाद आता है ppb, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 की पावर 9। नेक्स्ट 12th मोलालिटी एंड मोलारिटी का फॉर्मूला बेटा, सो मोलालिटी रिलेशन है 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मोलारिटी इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। ये फॉर्मूला बेटा प्रैक्टिस करके आएंगे सब। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या था, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 या फिर n1v1 इज इक्वल्स टू n2v2। नेक्स्ट मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग आप लोग इसको और प्रेजेंटेशन के साथ लिखना। अगर हमारे पास दो सोल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है ना, या फिर n1v1 प्लस n2v2 अपॉन v1 प्लस v2। उसके बाद में नेक्स्ट था वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ O2 इसका फॉर्मूला था 11.2 इंटू मोलारिटी एट डैश 1 atm एंड 273 केल्विन और 11.35 इंटू मोलारिटी एट STP। दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ O2 है ना। नेक्स्ट आता है बच्चों मोलारिटी, नॉर्मलिटी का, इसका एन फैक्टर कितना होता है O2 का, H2O2 का एन फैक्टर होता है 2, सो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू 2 इंटू मोलारिटी, इट विल बी 2 इंटू मोलारिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला लिस्ट। आगे और भी फॉर्मूलाज हैं, आप इसका फोटो ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट फॉर्मूला लिस्ट में 16 वाला हेनरीज लॉ वाले फॉर्मूला सॉल्युबिलिटी वाला S is equals to Kp where solubility is in mole per dm cube, mole per dm cube। दूसरा था M is equals to Kp where M is the mass, and तीसरा था P is equals to partial pressure is equals to Kh into x2 where Kh is inversely proportional to solubility of gas, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत बार एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है 17th वाला राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, है ना। और यही अगर हम लोग डाल्टन्स लॉ की बात करें तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। सो अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering of vapor pressure, that is delta P upon P naught is equals to P naught minus P upon P naught is equals to x2 is equals to WM B A B। बट मैंने आपको बोला था फॉर न्यूमेरिकल्स बच्चों हम लोग को ये यूज नहीं करना है। मैंने आपको बताया था डेल्टा P अपॉन P आएगा इज इक्वल्स टू WM यूज करना है, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आ जाते हैं और एग्जाम में बेटा गलत हो जाएगा उनका आंसर, ठीक है। एक ये हो गया। 19 वाले की अगर बात करें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फॉर्मूला लिस्ट में क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू बोलो T माइनस T नॉट is equals to Kb into M is equals to 1000 Kb WB upon MB WA, बराबर है। इन सब में बच्चों I वैल्यू ऐड करना, ठीक है ना। नोट, मैं नोट ही लिख देता हूँ, ऑलवेज पुट I in the formula। मैंने अभी भले नहीं डाला है बट आपको याद रखना है, ऑलवेज पुट I in the formula, ठीक है ना। इफ सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो I का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। इफ सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो डिसोशिएट या फिर क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, देन कैलकुलेट फर्स्ट I and then put in the formula। ये सब फॉर्मूला जो बेटा I आएगा, ठीक है। ये हो गया। और मुझे था Kb फॉर वाटर याद रखना है, Kb फॉर वाटर सबको याद रखना है, Kb फॉर वाटर इज 0.52। 20th क्वेश्चन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? इट इज डेल्टा Tf ऑब्जर्व वाला वही Kf into m, इसमें T नॉट माइनस T Kf into m, सब जगह पे I आएगा बेटा। सम सॉल्व करने के टाइम में खाली देखना कि वो इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है। 1000 Kf WB अपॉन MB WA है ना। तो आप मुझे बेटा इसमें Kf का वैल्यू कितना आता है, Kf फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। 21 ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू CRT या फिर N/V RT या फिर
WB RT अपॉन MBV, ठीक है, ये वाला आपको फॉर्मूलाज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेंटो फैक्टर वाले कंसेप्ट में। 22 नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, तो I इज इक्वल टू 1। डिसोसिएशन होगा तो I इज ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन में I इज लेस देन 1। I का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 23 वेक्टर फैक्टर I इज इक्वल्स टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इट इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, है ना, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास डिसोसिएशन हो रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n डैश माइनस 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू MT माइनस MO अपॉन MO इंटू n डैश माइनस 1। 25वां क्वेश्चन, अगर हमारे पास में एसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इक्वल्स टू MT माइनस MO डिवाइड बाय MO इंटू 1 अपॉन n माइनस 1। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक, ठीक है, I इंटू C का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या क्या बढ़ेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, डेल्टा TF बढ़ेगा, डेल्टा TB बढ़ेगा, I ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा एंड TB भी बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो TF कम होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा। ये सब चीज़ें अपने को क्या रखनी है बच्चों, याद रखनी है। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव फ्रॉम राम सर। बेटा जितना मुझे आता था मैंने उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई है आपको, एक एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल में बताई है। ठीक है, वी टू 20 लेक्चर्स, ठीक है, हमारे 20 लेक्चर्स हो चुके हैं और हम लोग ने एक एक चीज़ को बहुत तसल्ली से, हर एक कंसेप्ट के बाद हमने MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अगर आप इस पूरे 20 लेक्चर्स में देखो तो कम से कम 6 से 7 लेक्चर्स तो बेटा हमारे क्या है, सिर्फ MCQ डिस्कशन हुए। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में देखने जाए तो 13 to 14 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बट हमने जो MCQ सॉल्व किया इस वजह से हमको 20 लेक्चर्स लगा। बट इतना अभी श्योरिटी कि अभी आप कोई भी बुक में से कुछ भी MCQ क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको 101% क्वेश्चन राइट आएंगे बेटा। तो वो जो टाइम आप लोगों का एक्स्ट्रा जाने वाला था, ठीक है ना, वो मैंने कम कर दिया। इससे एक होगा कि भले मुझे सिखाने में ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन अभी आप जब सॉल्व करोगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैंने जनरली देखा है स्टूडेंट्स टीचर्स कंप्लेन करते हैं, अरे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, अरे उनको MCQ और सम सॉल्व करने नहीं आते, डेटा बच्चा लिख नहीं पाते। तो बेटा उसमें कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आपने सॉल्व करा दिए होते हैं और अगर आपने सॉल्व करा दिए थे, क्वेश्चंस की वैरायटीज बता दी, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग हमारा काम पहले अच्छे से करें फिर आप लोगों को कुछ बोले बेटा। तो इसमें कैसा होता है, व्हाट आई एक्सपेक्ट कि एज ए स्टूडेंट मैं सोचता हूँ जब भी कि मेरे टीचर मुझे से उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वही सब चीज़ें मैं सोच के हमेशा अपनी टीचिंग को बेटा और इम्प्रूव करते रहता हूँ ताकि मुझे हमेशा बेस्ट रिजल्ट मिले। तो स्टूडेंट्स हमारा ये सोल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट विद सम न्यू चैप्टर। अभी ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद सम न्यू चैप्टर, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।